11th क्लास का लास्ट चैप्टर है ये, वेव्स। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। बोर्ड एग्ज़ाम में मिनिमम इतना बात ध्यान में रखकर जाना है तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले इसमें बात कर रहा है वेव मोशन का डेफिनेशन बताया है। क्या बोलता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव है क्या आइटम? तो वेव इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। और बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, अब देखिए मज़ा आएगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। कैसा डिस्टर्बेंस है भाई? किस टाइप का? हाँ, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। इसको समझने के लिए वेव को क्या लिखना है एग्जाम में? एक तरह का डिस्टर्बेंस है। ये कैसे होता है डिस्टर्बेंस? तो विच ट्रेवल्स थ्रू मीडियम ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जैसे पानी, यहाँ पे आप समझिए कि तालाब में पानी है और एक वहाँ पे आप पत्ता ऐसे ड्रॉप कर दिए, पत्ता को तालाब में पानी के ऊपर पत्ता को ड्रॉप कर दिए, तो आप इस पत्ता को देखेंगे, लीफ को, कि ये थोड़ा अंदर ऊपर अंदर ऊपर अंदर ऊपर ऐसे क्या कर रहा होता है? वाइब्रेशन कर रहा होता है अंदर ऊपर। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम रिपीटेड वाइब्रेशन करता है, मतलब ऊपर नीचे करते रहता है। और आगे क्या होता है? डिस्टर्बेंस चला जाता है। कैसे जाता है डिस्टर्बेंस? वैसे ही जैसे बैंक में ऐसे लाइन लगा हुआ रहता है बैंक में, तो पीछे वाला इसको धक्का देता है तो इसके आगे वाला भी डिस्टर्ब, आगे वाला भी डिस्टर्ब। तो कोई भी पर्सन चल के यहाँ से यहाँ नहीं जाता है, वो इसको क्या दे देता है? धक्का, यानी डिस्टर्बेंस। वो अपने आगे वाले को धक्का यानी डिस्टर्बेंस दे देता है, तो आगे की तरफ डिस्टर्बेंस चला जाता है। वैसे ही साइकिल स्टैंड में 1000 साइकिल लगा हुआ है, तो एक साइकिल को गिराइएगा तो सब साइकिल गिरने लगेगा। तो पहला साइकिल को किसी ने डिस्टर्बेंस दिया तो वो डिस्टर्बेंस दूसरे साइकिल से जाके टकरा गया, उसको मिल गया। अब पहला साइकिल 1000वें साइकिल के पास नहीं जाके टक्कर मारा था, वो अपने आजू बाजू आगे सामने वाले को धक्का मारा, वो अपने सामने वाले को अपना। तो पीछे से आगे तक चलकर क्या गया? फर्स्ट साइकिल से और लास्ट 1000वां साइकिल तक क्या चल कर गया? डिस्टर्बेंस ही तो गया। और मीडियम के पार्टिकल बस अपने ही जगह पे थोड़ा सा ओसिलेट किए। तो वेव, इसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि अच्छा वेव मूव किया। डिस्टर्बेंस के मोशन को ही बोलते हैं कि वेव मूव कर रहा है। तो ये डिस्टर्बेंस है एक भाई, ठीक है। अब ट्रैवल करता है ये मीडियम के थ्रू। अब कैसे ट्रैवल करता है? तो ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर रिपीटेड वाइब्रेशन ही होगा, एक ही बार वाइब्रेट होगा, तो एक ही बार डिस्टर्बेंस आगे जाएगा। कंटिन्यूअसली डिस्टर्बेंस भेजना है तो कंटिन्यूअसली साइकिल गिराना पड़ेगा। एगो साइकिल को बार बार डिस्टर्ब कीजिए तो आगे वाला साइकिल डिस्टर्ब होगा। यानी कि बैंक में अगर लाइन लगा हुआ है भाई साहब, ये देखिए बहुत सारा लाइन लगा हुआ है, तो एक बारी धक्का मार दिया तो वो धक्का लगना यानी डिस्टर्बेंस इसको मिल जाएगा। पहले नंबर से लेके दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें तक चला जाएगा। परंतु अगर कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करना है 5वें नंबर आदमी को, तो इसको भी तो कंटिन्यूअसली आगे देना पड़ेगा डिस्टर्बेंस। तो यानी कि रिपीटेड वाइब्रेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, तो रिपीटेड वाइब्रेशन करेगा मीन पोजीशन के अबाउट हर एक पार्टिकल। जब तक रिपीटेड मोशन करेगा मीडियम का पार्टिकल, तब तक आगे जाता रहेगा डिस्टर्बेंस। ठीक है, यानी वेव मूव करता रहेगा। द डिस्टर्बेंस बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट। क्या बात है, पहला पीछे वाला पर्सन डिस्टर्ब हुआ था तो अपने आगे वाले को हैंड ओवर कर दिया था डिस्टर्बेंस, यानी उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। इन अ वेव बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी प्रोपागेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी एनर्जी जो पीछे वाले ने, लास्ट पर्सन ने एनर्जी दिया, वो अपने आगे वाले को दिया, फिर वो अपने आगे वाले को दिया एनर्जी। तो एनर्जी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक चला जा रहा है। और यही अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो मैसेज कुछ चला जाएगा आगे, इन्फॉर्मेशन भी चला जाएगा, राइट। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं कुछ, या कोई मैसेज भेजे किसी को,
तो मैसेज में भी तो यही होता है, आपका इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चला जाता है। जैसे आप रह रहे हैं दिल्ली, अब मुंबई में भेजना है मैसेज, तो मुंबई में कुछ मैसेज सेंड किए, तो वो कैसे यहाँ पे आ जा रहा है, वो वेव के ज़रिए ही आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए आ रहा है वो, ठीक है। तो वेव ट्रांसमिशन अपने साथ एनर्जी भी आगे भेज सकता है और इन्फॉर्मेशन का भी ट्रांसफ़र कर सकता है, एनर्जी प्लस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बट देयर इज़ नो मोशन ऑफ मैटर एज अ होल थ्रू अ मीडियम, यानी कि मैटर मूव नहीं करता है। एक साइकिल स्टैंड में पीछे का साइकिल गिरा था तो आगे वाला साइकिल गिरा था, तो कोई साइकिल अपने जगह से चलकर आगे नहीं गया था। वैसे ही मैटर नहीं मूव करेगा, क्या मूव कर जाएगा, एनर्जी मूव कर जाएगा या डिस्टरबेंस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक चला जाए। लेकिन मीडियम के पार्टिकल वहीं थोड़ा बस ओसिलेट करें, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं डिस्टरबेंस के मूव करने को कि वेव मूव कर रहा है, वेव मोशन। सो वेव मोशन इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस which propagate from one point to another point without actual propagation of particles of the medium. वेव 3 टाइप का होता है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ऐसा वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको मीडियम नहीं चाहिए, और मैटर वेव मतलब अगर हम और आप किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो हम लोग से एसोसिएटेड भी एक वेव है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसके वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यानी ये सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब का वेवलेंथ निकाला भी जा चुका है। तो कोई भी मैटर अगर मूव कर रहा है, ठीक है गुरुजी समझ गया, 3 तरह के वेव होता है। मैकेनिकल जिसको मीडियम चाहिए, जैसे साउंड वेव, रस्सी में वेव, ये सब हो गया। वेव, वाटर वेव, अच्छा पानी पे भी जो वेव बनता है वो मैटर वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विजिबल लाइट, रेडियो, गामा, ये सबको बोलते हैं, ये सबको मीडियम नहीं चाहिए होता है। मैटर वेव डिब्रॉगलिया वाला वेव हुआ कि कहल जाए, डिब्रॉगली वाला वेव के, यानी कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होता है, जिसको लैम्डा इक्वल टू h/p बोलते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट है h और p मोमेंटम है मूविंग पार्टिकल का, उससे मैटर वेव का वेवलेंथ मिल जाता है। अब वो कैसे एक दूसरे को दे पाता है, उसको स्प्रिंग मॉडल से समझाया जाता है कि मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2 और 3, ये सब मान लेते हैं कि स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है सब कुछ, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड है, पानी के एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो 1 को जैसे धक्का मारिएगा इधर से धक्का, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो 2 को थोड़े छोड़ देगा, 2 को मैंने अपना नेचुरल लेंथ गेन करने के लिए 2 को भी धक्का देगा वो, और 2 जब डिस्टर्ब होगा तो 3 को भी होगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हर एक मॉलिक्यूल कनेक्टेड है आपस में, एक को डिस्टर्ब करिएगा तो इसलिए सब डिस्टर्ब हो रहा है। इसको समझने के लिए स्प्रिंग मॉडल बताया ये कि एनर्जी ट्रांसफ़र टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द कपलिंग थ्रू इलास्टिक फोर्सेज। स्प्रिंग यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, इलास्टिक फोर्सेज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दोनों के बीच फोर्स भी लग सकता है, इन दोनों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ कपलिंग थ्रू इलास्टिक फोर्सेज बिटवीन नेबरिंग ओसिलेटिंग पार्ट ऑफ मीडियम, यानी 1 और 2 या 2 और 3 के बीच कुछ तो इलास्टिक फोर्स लग रहा है। इलास्टिक फोर्स मतलब सर रीगेन करने की टेंडेंसी जिसमें हो, ऐसा फोर्स जिससे पर 2 पार्टिकल अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। उसके बाद कहानी फंस गया है आकर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि डिस्टरबेंस तो चलेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ, और मीडियम के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऐसे नाचेंगे ऊपर नीचे ऐसे, और डिस्टरबेंस आगे चलेगा, माने 90 डिग्री पे होगा, ठीक है गुरुजी। लॉन्गिट्यूडनल हमको पता ही है पहले से कि इसमें थीटा 0 होता है प्रोपागेशन ऑफ वेव में, और मीडियम के पार्टिकल के ओसिलेशन में। तो क्या लिखा है ये, दीज आर द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ डिस्टरबेंस। यानी मीडियम के पार्टिकल उधर ही वाइब्रेट करते हैं, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है वेव। दिस वेव कैन प्रोपागेट इन
those media having bulk modulus of elasticity and are therefore possible in all medium. bulk modulus of elasticity यंग मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस मतलब वॉल्यूम चेंज, तो वॉल्यूम चेंज सॉलिड में भी, लिक्विड में, गैस सब में होता है, तो ये तीनों में प्रोपागेट कर सकता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स में खाली सॉलिड में ट्रांसवर्स ट्रेवल करेगा, क्योंकि ट्रांसवर्स के लिए जिधर डिस्टर्बेंस जा रहा है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है, यानी शेयर स्ट्रेस डेवलप करना चाहिए। तो शेयर स्ट्रेस या स्ट्रेन पानी और हवा में नहीं कर सकता है, वो खाली सॉलिड में करता है, ठीक है, शेयर स्ट्रेस डेवलप। इसलिए ट्रांसवर्स वेव खाली सॉलिड में ट्रेवल करेगा। तो कुछ सोचेगा कि सर पानी में तो ट्रांसवर्स वेव्स करता है, ऐसे तालाब में पानी है, उसमें पत्थर मारते हैं तो ये ऊपर नीचे पत्ता ऐसे करता है और डिस्टर्बेंस आगे जाता है, ये तो ट्रांसवर्स हो गया। तो पानी में सरफेस पे ऊपर के लेयर पे क्या होता है, ऊपर के खाली सरफेस के लेयर पे ऐसे डिस्टर्बेंस करते हैं, तो नीचे पानी चूँकि है मौजूद तो सरफेस वाले पानी को अंदर घुसने नहीं देता है। तो ट्रांसवर्स केवल सरफेस पे होता है, ट्रांसवर्स वेव पानी के अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसमिट करता है। ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करता है, ठीक है। तो सॉलिड पे है और लिक्विड के सरफेस पे ऊपर वाले लेयर पे ट्रांसवर्स जैसा ट्रेवल करता है। पानी के गहराई में जाएंगे तो वहाँ भी लॉन्गिट्यूडनल जैसा मूव कर रहा होता है वेव। प्रोग्रेसिव वेव, अ वेव दैट मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना चाहिए, इसका अपोजिट होता है स्टेशनरी वेव, जहाँ दो वेव मिलते हैं, तो दो वेव मिलने से ऐसे नोड एंटी नोड बन जाता है, ऐसे नोड एंटी नोड, ठीक है। तो ये जो नोड बना यहाँ पे, जहाँ का पार्टिकल नहीं मूव करता है उसको नोड बोलते हैं। तो इतने दूर का डिस्टर्बेंस इधर नहीं जा रहा है, इधर नहीं ट्रांसमिट करता है, इतना का इतना ही में रहता है, ठीक है। दो नोड के बीच का डिस्टर्बेंस दो नोड के बीच ही रहता है, वो इधर की तरफ नहीं आता है वहाँ से यहाँ तक, तो इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। तो प्रोग्रेसिव मतलब जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़े, किसी कन्फाइंड रीजन में वहीं पे नहीं रह जाए, स्टेशनरी वेव जैसा। एम्पलीट्यूड पता है सबको, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी पुराना कहानी है ये सब। वेवलेंथ भी पता है सबको भाई, एंगुलर वेव नंबर और प्रोपागेशन कांस्टेंट, ये क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर। तो 2π/λ को एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर। ऐसे किया गया है ये कि लैम्डा जो वेवलेंथ था तो 2π एंगल बना था, तो एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने पे कितना एंगल बनेगा, 2π/λ एंगल बनेगा। तो इसीलिए 2π/λ का नाम दिया गया है एंगुलर वेव नंबर। अगला है वेव वेलोसिटी। तो जितने स्पीड से डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा उसको वेव वेलोसिटी बोलेंगे। अब रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये वही सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ यानी डिस्टेंस और अपॉन टाइम होता है, और 1 टाइम को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, इसलिए लैम्डा न्यू लिख दिया है ये। नेक्स्ट है वेव वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ बाई टाइम, ये तो पता है भैया पहले से। अब ये ओमेगा बाई के कैसे आ गया, देखिए अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि एंगुलर वेव नंबर नाम का एक टर्म था के, जिसका फॉर्मूला आया था 2π/λ। लैम्डा वेवलेंथ 2π एंगल बनाया था, तो वन वेवलेंथ कितना फेज एंगल बनाएगा, तो 2π/λ, उसको एंगुलर वेव नंबर बोले थे, ठीक है। और v इक्वल टू होता है λ/t, ये भी पता है। तो अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को, तो v के मल्टीप्लाई करने पे v के आ रहा है लेफ्ट साइड में v के, और राइट साइड में क्या आ रहा है, λ/t, नहीं लिखा रहा है, λ/t आ रहा है। फिर से रुकिए, इसको हटाने दीजिए, मुझे क्या करना है, v पता है और ये पता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो v के मल्टीप्लाई कर दिए हम, ठीक। अब v के मल्टीप्लाई किए तो उधर RHS में λ/t आया एक में, और दूसरे में 2π/λ आया, 2π/λ, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो 2π/t तो ओमेगा होता है, यानी v के बराबर ओमेगा आ गया,
वी के बराबर क्या आ गया, ओमेगा। तो वी बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई के। तो देखिए वही लिखा है, ओमेगा बाई के। नेक्स्ट आपको याद रखना है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव किस में होता है, सॉलिड में खाली। तो सॉलिड में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता था, शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन को बोलते थे। तो v इक्वल टू रूट ईटा बाई रो लिखना है। रो मटेरियल का डेंसिटी और ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। रस्सी में कितना होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग v इक्वल टू रूट टी बाई एम है। यानी जितना टाइट रस्सी रखिएगा टेंशन उतना उसके प्रोपोर्शनल होगा भी। और ये m मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, मास डेंसिटी है ये। तो सबसे ऊपर पूरा इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊपर, और उसके नीचे ये क्रस्ट बोलते हैं, और ओकर नीचे होता है मेंटल, फिर होता है आउटर कोर, फिर आउटर कोर होता है। ये सब माने एटमॉस्फेयर के नीचे एकदम ज़मीन जहाँ है उसके नीचे वाले लेयर को, परत को क्रस्ट बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव तो तीनों तरह में पॉसिबल है। ट्रांसवर्स खाली सॉलिड में है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल तो सॉलिड लिक्विड गैस सब में है। तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एन एक्सटेंडेड सॉलिड, मतलब अर्थ क्रस्ट जो है उसमें, ऑफ बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ये सब तरह का, ये सॉलिड में तो ट्रांसवर्स खाली सॉलिड में जाता है, लेकिन लिक्विड और गैसेज में लॉन्गिट्यूडनल तीनों में ही जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल तीनों में जाएगा तो वॉल्यूम में चेंज तीनों में ही हो सकता है, सॉलिड में भी चेंज होगा, लिक्विड में भी, सब में। तो बल्क मॉडुलस भी यहाँ डिफाइन है और रिजिडिटी भी डिफाइन है। इसमें रिजिडिटी इसलिए डिफाइन है कि ये सॉलिड जैसा होता है क्रस्ट, और बल्क मॉडुलस डिफाइन है कि सॉलिड में वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। तो इस तरह से अर्थ के क्रस्ट में या लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रैवल कर रहा होता है किसी सॉलिड में, तो उसकी स्पीड लिखनी है रूट के प्लस 4/3 ईटा बाई रो, जहाँ पे के बल्क मॉडुलस है और ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रो डेंसिटी है। अब जो भी ये टर्म है यहाँ का, इसको बोला जाता है, इस फैक्टर को इलोंगेशनल इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। मतलब ये टी के जगह पर है। रस्सी में क्या होता था, v इक्वल टू रूट टी बाई मास पर यूनिट लेंथ होता था, यानी डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो यहाँ सिर्फ टी के जगह पर है k प्लस 4/3 ईटा। फिर लॉन्ग रॉड में जा रहा है तो वेलोसिटी लिखना है यंग मॉडुलस बाई रो। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव लिक्विड में बल्क मॉडुलस वाला में कर रहा है तो रूट के बाई रो, माने नीचे रो है, ऊपर खाली यंग मॉडुलस, कभी बल्क मॉडुलस। गैस में अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें भी बल्क मॉडुलस आता है तो रूट के बाई रो। फिर यहाँ न्यूटन जो फॉर्मूला बताया था कि गैसियस मॉलिक्यूल्स में अगर कोई सैंपल है गैस का, यानी रूम में भी हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें भी बहुत सारे गैसेज हैं, तो रूट पी बाई रो होना चाहिए। जबकि उसका स्टूडेंट लैप्लास था, वो मॉडिफाई किया कि रूट गामा पी बाई रो होगा, यानी एडियाबैटिकली हम लोग जब बात करते हैं साउंड वेव ट्रेवल करते समय एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो ये रॉन्ग दिया था रिजल्ट और इससे सही आया था रिजल्ट गामा पी बाई रो। गामा सबको पता है CP/CV। तो अब आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग साउंड वेव को क्या अफेक्ट करेगा भाई साउंड वेव को। तो पहला बात तो ये था कि रूट गामा पी बाई रो है, तो पी ऊपर है और रो नीचे है, तो पी बढ़ाइएगा तो रो भी चेंज हो जाता है, इसलिए प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा। डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रो V1/V2 लिखेंगे तो रो 2/रो1 लिखेंगे। टेम्परेचर P को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए रूट गामा P बाई रो था तो रो को लिख दीजिए मास बाई वॉल्यूम, तो ऊपर PV बन गया, तो PV को nRT लिख सकते हैं, तो गामा nRT/m हो गया। अब n तो कांस्टेंट है इसलिए नहीं लिखे हैं, तो गामा RT/m लिख दिए, तो रूट T के प्रोपोर्शनल आ गया वेलोसिटी
रूट टी के प्रोपोर्शनल आया, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए रूम का तो रैंडमनेस आ जाएगा मॉलिक्यूल में, तो स्पीड भी ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी साउंड आगे बढ़ेगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो उससे कितना वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग को पता है कि वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर बाय वेलोसिटी एट 0 डिग्री इक्वल होना चाहिए टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टी डिग्री पे टेम्परेचर टी प्लस 273 और 0 डिग्री पे टेम्परेचर 273, तो इसको 1/273 और 273 से 273 कट गया 1, तो 1 + T/2 73 आइस। ध्यान रखिएगा कि ये टी डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री, क्योंकि तभी तो हम टी में 273 ऐड किए हैं। बोलता है कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाइए, तो जो रूट है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ, तो 273 का डबल हो गया 546, तो 1 + T/546 हो गया वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर बाई वेलोसिटी एट 0 डिग्री। फिर भैया ये 1 को इधर ले आए हम, माइनस कर दिए, तो VT - V0/V0 आ गया T/200 546। ध्यान रखिए हाँ, टी डिग्री सेल्सियस में लिखे के बाद, तो बस सिंप्लीफाई करते गए, तो भी इधर मल्टीप्लाई कर दिए और टी को इधर डिवाइड कर दिए टी, तो V0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 होता है साउंड का स्पीड, याद रखना है, और नीचे 546 ये है। तो VT - V0/T का क्या मतलब हुआ? VT - V0 हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वेलोसिटी, और T मतलब पर डिग्री, T डिग्री मतलब पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि T डिग्री है, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या आया, इन दोनों को कट करने पे 0.61 आया, यानी कि पर डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे 0.61 बढ़ जाता है। पर डिग्री इंक्रीज करने पे टेम्परेचर साउंड का स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जाता है। तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी किसी भी टेम्परेचर पे दिया है और 0 डिग्री का दिया है, तो पूछा कि वो क्या टेम्परेचर होगा, तो ये डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा। यह पूछा है कि अगर वेलोसिटी 0 डिग्री पे दिया है तो फिर टी टेम्परेचर पे क्या होगा, तो इसको डिग्री सेल्सियस में इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तब जाकर आपको वेलोसिटी यहाँ मीटर पर सेकेंड में देगा। ये ह्यूमिडिटी का बात है, तो ह्यूमिडिटी आने से क्या होता है, देखिए वाटर का 2 मॉलिक्यूल है और बीच में डस्ट आ गया, तो डस्ट का ज़्यादा डेंसिटी होता है, तो ओवरऑल डेंसिटी बढ़ा देता है। तो डेंसिटी तो बढ़ रहा है भाई, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल सॉलिड है और वाटर लिक्विड था, उल्टा हो गया चाचा। ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि पहले डस्ट पार्टिकल था दोनों और बीच में पानी घुस गया है, तो ये कम न कर दिया डेंसिटिया, तो V = डेंसिटी डिनोमिनेटर में होता है, तो डिनोमिनेटर में डेंसिटी होता है तो कम न कर देगा, डेंसिटी घट गया तो वेलोसिटी बढ़ेगा। हाँ, तो ह्यूमिडिटी आने से डेंसिटी घटा तो वेलोसिटी बढ़ जाता है, तो साउंड ट्रेवल फास्टर। अब विंड का सिंपल इफेक्ट है भाई कि जिधर आपका साउंड जा रहा है उधर ही विंड अगर जा रहा है, एक्यूट एंगल बनाया है तो बढ़ेगा, और उल्टा अगर हवा चलने लगा तो घटेगा स्पीड। तो कॉस से इसीलिए लिखा गया कि भी तो हो गया कि अगर रुका हुआ एयर है तब स्पीड कितना है साउंड का, और विंड का स्पीड में कॉस क्यों लिखा गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक कॉस ही पॉजिटिव होता है और 90 से 180 नेगेटिव, इसीलिए विंड का स्पीड में कॉस थीटा लिख दिया, ताकि अगर 90 से ज़्यादा एंगल बने तो अपने आप ये सब्ट्रैक्ट कर ले, और 90 से कम एंगल बने तो साउंड का स्पीड में विंड का स्पीड ऐड हो जाए। 18 नंबर पॉइंट, वेव इक्वेशन। अ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक wave traveling along positive x direction may be represented as, ये वेव का रिप्रेजेंटेशन सिखाना है इसका उद्देश्य। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव से क्या तात्पर्य है कि प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इज अ वेव, क्या क्या कंडीशन है इसका, तो विच ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन विदाउट चेंज ऑफ इट्स फॉर्म,
मतलब अगर साइन्यूसॉइडल है तो ऐसा ही रहे, ट्रायंगल जैसा है तो ट्रायंगल ही रहे, स्क्वायर जैसा है तो स्क्वायर जैसा ही रहे, बीच में उसका पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वेव इज वेव, प्लेन, प्रोग्रेसिव, हार्मोनिक, इतना तीनों कंडीशन कब फुलफिल करेगा? ऐसा वेव जो ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट चेंज इन इट्स फॉर्म नहीं चेंज करे, अपना पैटर्न नहीं चेंज करे, एंड एवरी पार्टिकल ऑफ मीडियम परफॉर्म SHM, मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करने चाहिए अबाउट देयर मीन पोजीशन विथ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, सभी पार्टिकल मीडियम का एक समान ऊंचा और नीचे जाना चाहिए क्रेस्ट और ट्रफ पे। और प्लेन का क्या मीनिंग हुआ? प्लेन का मतलब हुआ कि ये एक ही प्लेन वाला होना चाहिए, पोलराइज्ड, ऐसा एक प्लेन वाला होना चाहिए। और दूसरा प्लेन वाला क्या होता है सर? दूसरा प्लेन कब हो सकता है? तो देखिए, दूसरा प्लेन हो सकता है कि ऐसे भी ट्रेवल करे, ऐसे भी वेव चल सकता है ना, राइट। ये एक्स है और ऊपर वाई और अंदर की तरफ जेड है, तो ZX प्लेन में भी जा सकता है। तो दो प्लेन में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक प्लेन में, ब्लू वाले की तरफ तो ब्लू वाले की तरफ, रेड तो रेड, तो एक ही प्लेन में वेव चले। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़े, स्टेशनरी वेव ना बन जाए जो कि दो वेव के इंटरफेरेंस के बाद बनता है। और हार्मोनिक माने मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करें, तीन कंडीशन है। तो ऐसे वेव के लिए इक्वेशन लिखते हैं y = a sin ओमेगा t माइनस kx, k तो पुराना एंगुलर वेव नंबर पता ही है, 2π/λ। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया। अभी कैसे पता चलेगा किधर ये वेव जा रहा है? तो देखिए यहाँ x लिखा है ना, तो x डायरेक्शन है, अगर y डायरेक्शन में वेव जाता ना तो इसको y लिखते, z डायरेक्शन में तो z लिखते। और ये पॉजिटिव ही क्यों लिखा? पॉजिटिव x डायरेक्शन देखिए लिखा है पॉजिटिव, तो उसके लिए ध्यान में रखिएगा आप कि अगर kx का कोएफिशिएंट और ओमेगा t का कोएफिशिएंट दोनों डिफरेंट है तो पॉजिटिव में जाएगा, और दोनों सेम है तो निगेटिव में। जैसे a sin ओमेगा t प्लस kx हो जाता तो ओमेगा t के भी बाजू में प्लस और kx के बाजू में भी प्लस, तो ये वेव x डैश की तरफ जा रहा होता। अगर kx का कोएफिशिएंट प्लस हो जाए और ओमेगा t का माइनस, तो भी ऐसा ही होगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन ही होगा। मतलब ओमेगा टी और kx में कोई सा भी एक प्लस होना चाहिए और कोई सा माइनस, दोनों में से एक कोई भी तो पॉजिटिव x में चलेगा, और दोनों माइनस या दोनों प्लस हो जाए तो नेगेटिव x में चलता है। ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये t नहीं होगा, ये लैम्डा होगा भाई, देखिए, क्योंकि ये 2π यहाँ पहले से था और लैम्डा मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिए हम, तो ये t नहीं होकर लैम्डा होगा यहाँ डिवाइड में। और मल्टीप्लाई जो लैम्डा किए उसका क्या हुआ? तो जो मल्टीप्लाई किए होंगे वो λ/t मिलाकर और v हो गया, वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड स्पीड होता है, तो v हो गया ये। और ये वाला लैम्डा से ये लैम्डा कट गया तो खाली x बच गया। फिर से एक बार देखिए, मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा बड़ा करके, देखिए 2π जो था ना, इसमें हम क्या किए कि लैम्डा मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड भी, तो डिवाइड वाला यहाँ रहने दिए, अब मल्टीप्लाई वाला लैम्डा अंदर ब्रैकेट के लेके चलेगा, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये λ/t मिलाकर क्या होगा? ये v हो जाएगा, वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड स्पीड होता है वेव का, और स्मॉल t रह जाएगा यहाँ, और इस लैम्डा से ये लैम्डा कट के खाली x यहाँ रह जाएगा। तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन। फिर ये बोलता है कि अगर निगेटिव x में वेव चल रहा है, निगेटिव x में, तो ऊपर वाला ही तीनों फार्मूला लिखा है, खाली जहाँ माइनस था वहाँ बीच में प्लस ये घुसेड़ दिस है प्लस। अगला बोल रहा है कि फेज और फेज डिफरेंस बताना है क्या है। तो ये y = a साइन, साइन के आगे जो भी आएगा इसको फेज बोलेंगे। साइन या कॉस फंक्शन के आगे जो भी एंगल आता है, टोटल एंगल को फेज बोलते हैं। और एक वाला वेव का दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को, दिस माइनस दिस को फेज डिफरेंस बोलेंगे। तो फेज इज द आर्गूमेंट, माने साइन के आगे जो भी एंगल है उसको आर्गूमेंट लिख रहा है, ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द वेव। दस फेज = ये आ गया, ऊपर साइन के बाजू में यही था। तो फेज डिफरेंस अगर पूछेगा तो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम इंटरवल, ये कैसे आया होगा रिश्ता देखते हैं। तो देखिए, जब t टाइम पीरियड होता है तो 2π का डिफरेंस आ जाता है,
2 पाई फेज डिफरेंस आ जाता है। फेज डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं, इधर समय लिख देते हैं। जैसे कि आप एक चक्कर पूरा कर लिए और दूसरा एक चक्कर पूरा करके आ गया और दूसरा अभी चालू ही किया है यहाँ से, तो आप दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? 2 पाई का फेज डिफरेंस है। तो समय का कितना डिफरेंस है? तो टाइम पीरियड का डिफरेंस। आप एक टाइम कंप्लीट कर चुके हैं, तो टी टाइम पीरियड में 2 पाई का डिफरेंस, तो 1 में 2 पाई बाई टी। तो एनी टाइम टी में 2 पाई बाई टी इंटू एनी टाइम स्मॉल टी। तो 2 पाई बाई टी इंटू एनी टाइम स्मॉल टी या कोई भी टाइम इंटरवल लिखने से क्या मिल जाता है मुझे? फेज डिफरेंस। 2 पाई बाई टी इंटू टाइम डिफरेंस लिखने से मिल जाएगा फेज डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो बहुत सारा वेव जब टकराएगा तो लिख रहा है इसमें, व्हेन अ नंबर ऑफ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम साइमल्टेनियसली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू वेक्टर सम। बस यही याद रखना है, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव। जितने भी वेव होंगे सब वेक्टर नहीं होता है। ये वेव डिस्टर्बेंस जहाँ भी आता है वो वेक्टर नहीं आता है, लेकिन इसको ऐड आप वेक्टर रूल से करेंगे क्योंकि इस रूल को फॉलो करता है वो, इसी रूल से ऐड हो जाता है। अगला पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड बाउंड्री और क्लोज्ड एंड, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे रस्सी फिक्स है और ऐसे मैं वेव भेजा इधर, तो ये जब टकराएगा इधर तो लौट के आने समय कैसे आएगा? ऊपर से ही आएगा कि नीचे होके आएगा? तो अगर यहाँ फिक्स किया हुआ है, रिजिड एंड है, तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक विथ अ फेज रिवर्स ऑफ फेज डिफरेंस पाई, रिवर्सल और फेज डिफरेंस ऑफ पाई। मतलब गया था ऊपर वाला डिस्टर्बेंस लेकिन लौट के उल्टा आएगा, नीचे वाला आएगा लौट के डिस्टर्बेंस। यानी सॉलिड बाउंड्री से टकराने पे या फिक्स्ड पॉइंट अगर है दूसरा एंड तो रिफ्लेक्ट मारेगा जब, तो 180 का फेज डिफरेंस ला देगा। ठीक है, तो वही लिखा है पाई रेडियन। बट रिफ्लेक्शन एट एन ओपन बाउंड्री, अगर ओपन बाउंड्री रहता है या यहाँ पे मूवेबल ऐसे रिंग लगाया हुआ रहता तो ये वेव जाता तो ये रिंग को ऊपर लेके आ जाता और ऐसा ही वेव लौट कर आता, फेज डिफरेंस नहीं आता। इसमें फेज डिफरेंस नहीं आता सर, तो जाने वाला वेव और आने वाले वेव में डिफरेंस नहीं होता फेज का। नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव। व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन along a straight line superpose each other, the resultant wave does not travel in either direction and is called stationary or standing wave। मतलब एक इधर से डिस्टर्बेंस आया और इधर से डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो दोनों मिल जाने के बाद बीच में स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाता है। यानी न तो इधर अब आगे इधर जाता है न इधर जाता है। ठीक है, बीच में ही ये कन्फाइंड एक रीजन में नोड एंटी नोड बना लेता है। नोड उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ का पार्टिकल मूव नहीं करता है, एंटी नोड जहाँ का पार्टिकल सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ओसिलेट करता है। तो अपोजिट डायरेक्शन सुपरपोज किया तो ट्रेवल करना बंद कर दिया तो स्टेशनरी वेव बोल दिए। एट सम पॉइंट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑलवेज रिमेन रेस्ट, दीज आर कॉल्ड नोड्स। याद रखिएगा, एग्जाम में लिखना होगा नोड का डेफिनेशन। At some other point the amplitude oscillation is maximum, these are called antinodes। तो दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कंसिडर किए, एक ये पॉजिटिव एक्स में जाता हुआ है, नेगेटिव एक्स में जाता हुआ, दोनों में हो गया टक्कर। टक्कर होने के बाद इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे y1 + y2 तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल से आ जाएगा 2a cos kx sin ωt, ये आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2a cos जो है ना, 2a cos से लेकर और kx तक ये एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है और बाकी sin ωt वो उसमें वेरिएशन ला रहा है, साइन्यूसॉइडल वेरिएशन, राइट। तो दोनों को ऐड करने पे ये आया। अगर हम ऐसा ऐड करते दो दूसरे तरह के वेव को, इफ़ वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड एंड, देन रिजिड एंड से अगर वेव रिफ्लेक्ट होके आता, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आया था? फ्री एंड। फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होके आया था तो फेज चेंज नहीं हुआ था, ऊपर का ऐसे गया था तो लौटने वाला भी ऐसे ही आया था। तो ए खाली डायरेक्शन इधर देखिए हुआ है, तो a sin ωt + kx में खाली डायरेक्शन का फ़र्क है।
और जबकि रिजिड से आएगा तो उल्टा होके आएगा, तो माइनस लिखना पड़ेगा, y2 जो है उसको लिखना पड़ेगा माइनस a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा साइन वाला टर्म और इधर इस बार आ जाएगा कॉस वाला टर्म। तो चाहे रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट होके वेव आए या फ्री सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आए, दोनों ही केसेस में ये और ये तो डिफरेंट हुआ, परंतु नोड कहाँ पे बनेगा और एंटी नोड कहाँ पे बनेगा उसका पोजीशन सेम रहेगा। x इक्वल टू 0, λ/2, 3 λ/2, इन सारे पोजीशन पे क्या बनेगा, नोड, मतलब यहाँ के मूव नहीं करेंगे। और एंटी नोड कहाँ बनेगा, तो x इक्वल टू λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, इन सब पोजीशन पे बनेगा एंटी नोड। नेक्स्ट लिखा है सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और एंटी नोड। तो दो को सब्ट्रैक्ट कीजिए, λ/2 में से 0 गया, λ/2 आएगा, या 3 λ/4 में से λ/4 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये भी λ/2 आएगा। यानी टू सक्सेसिव नोड बोले या एंटी नोड, दोनों के बीच का गैप आएगा λ/2। और एक नोड और एक एंटी नोड, बाजू वाले एंटी नोड के बीच गैप कितना आएगा, λ/4, क्योंकि वो 0 पे बना था जहाँ से वेव क्रिएट किया आप, यहाँ से रस्सी को आप मान लीजिए ओसिलेट किया ऐसे, तो यहाँ से कितनी दूरी पे बना था पहला एंटी नोड, λ/4 पे और नोड 0 पे, तो उन दोनों के बीच λ/4 गैप है। यानी किसी भी एक नोड और उसके बाजू वाले एंटी नोड के बीच का गैप λ/4 होगा। तो स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए सबसे मिनिमम कंडीशन होगा कि रस्सी तो दोनों एंड पे ऐसे फिक्स है। तो पहला ऐसा कंडीशन हो सकता है ऐसा, तो ये कितना वेव बना है, आधा वेव है, यानी λ/2 जो है वही रस्सी का लेंथ है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या है, 2L है, मिनिमम पॉसिबिलिटी यही है ना, लैम्डा इक्वल टू 2L। तो स्पीड यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमको क्या निकालना है भाई, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मल्टीप्लाई करने पे स्पीड आता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं स्पीड बाई लैम्डा, राइट। और स्पीड √T/m होता है और लैम्डा का वैल्यू 2L आया है, तो इसको 2L यहाँ पे लिख दिए, लैम्डा के जगह पर 2L लिख दिए। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यही हो गया। सेकेंड फ्रीक्वेंसी कब मिलेगा, तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ऐसे बन जाए वेव, ऐसे, यानी ये देखिए ये आधा लैम्डा, आधा, पूरा लैम्डा के बराबर दूरी हो गया। तो इस बार पूरा लैम्डा के बराबर लेंथ हो गया, तो इस बार अगर आप स्पीड निकालेंगे तो पुराने स्पीड का दुगना आएगा, यानी कि 1/2L √T/m का 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड निकालिएगा तो 3 टाइम्स आएगा रस्सी के लिए। तो ये लूप पे डिपेंड कर रहा है, या देखिए एक लूप बना था तो 1/2L आया था √T/m, तो 2 लूप बना था तो यहाँ 2 आया था P के जगह पर, तो P लूप बनेगा तो P/2L √T/m आएगा फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे pth हार्मोनिक जो होगा वो P-1th ओवरटोन होगा। जैसे एक लूप मान लीजिए बनाया, तो एक लूप बनाया तो उसको हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट हार्मोनिक है। अब फर्स्ट, अब एक उसमें घटा दीजिए तो 0th ओवरटोन है। 2 लूप जब बनाएगा, एक और एक 2 लूप ऐसा बनाएगा, ऐसे जब बनाएगा 2 लूप बनाएगा तो उसको बोलेंगे कि सेकेंड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक है। लेकिन ओवरटोन में एक एक कम करके बोलना है, तो सेकेंड में से 1 गया तो फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाएगा। अगर ये रस्सी का डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ, तो मास को क्या लिखा जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है πr² और r होता है d/2, तो πd/2 का स्क्वायर, राइट। तो ये m के जगह पर ये सब छापिए, ये सब m के जगह पर लिखिए। तो m के जगह पर लिखेंगे तो पाई और रो को अंदर रहने दीजिए और 2 ऊपर चला जाएगा, तो रूट में है तो 2 का स्क्वायर है ये, तो रूट में है तो एक 2 बाहर आके इस 2 को खा जाएगा, राइट। और d स्क्वायर है तो ये भी d बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो खाली देखिए d रह जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर के टर्म में आप ये लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/LD √T/π⍴। ये ध्यान रखिए फंडामेंटल हुआ है। अगर फंडामेंटल यानी फर्स्ट, अगर सेकेंड हार्मोनिक होता तो इस 1 की जगह पर 2 रहता, थर्ड हार्मोनिक तो इस 1 की जगह पर 3 होता। अगला कॉन्सेप्ट है बीट्स। तो द पीरियोडिक वाइब्रेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड
ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड बीट्स। यानी ये बीट क्या होता है देखिएगा, जैसे दो इधर से वेव, एक इधर से आया था एक इधर से, तो दोनों सुपरपोज करने के बाद बीच में स्टैंडिंग वेव बनाया था। तो स्टैंडिंग वेव मतलब कहीं नोड और एंटी नोड बनता है ऐसे। तो जहाँ पे एंटी नोड बना, जहाँ पे नोड बना वहाँ तो कुछ साउंड सुनाई ही नहीं देगा, लेकिन जहाँ एंटी नोड बना वहाँ हमेशा लाउड साउंड ही थोड़ा ही सुनाई देगा। उसका एक इंटरवल होगा कितने समय के बाद, क्योंकि यहाँ का रस्सी ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है और बीच में भी आ रहा है, तो इसका भी तो एक टाइम पीरियड है ओसिलेशन का, ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है। तो यहाँ का रस्सी अपने मैक्सिमम पे कितने समय इंटरवल में पहुँच रहा है, कितने टाइम इंटरवल के गैप के बीच पहुँच रहा है, ठीक है, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो मान लेते हैं 1 सेकेंड में 10 बार वो अपने पीक पे आ रहा है, माने यहाँ पे आ रहा है 1 सेकेंड में 10 बार, तो 10 को ही बीट फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। बीट फ्रीक्वेंसी को 1 राइज एंड 1 फॉल ऑफ इंटेंसिटी कंस्टिट्यूट 1 बीट। क्यों ऐसा बोला जा रहा है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे अगर है यहाँ पे 0 पे, तो 1 राइज मैंने ऊपर राइज किया और नीचे फॉल कर गया, तो उसके बाद अगली बार लाउड साउंड कम सुनाई देगा। जब ये नीचे ऐसे आएगा तो फिर से लाउड सुनाई देगा, चाहे वो नीचे की तरफ एम्पलीट्यूड करे चाहे ऊपर की तरफ, लाउड साउंड तो सुनाई देगा ही। तो ये एक वेव जितना बनता है ना उसका आधा ही ये है। देखिएगा ये मेन पोजीशन से चालू किया तो यहाँ जाकर और फिर यहाँ आना, ऊपर जाकर और नीचे जाना, ये पूरा वेव थोड़े हुआ, आधा वेव हुआ। लेकिन इतने ही को हम बोल देंगे कि एक बीट बन गया हमारा, क्योंकि नीचे जाके फिर यहाँ आएगा तो ये दूसरी बार फिर से हमको लाउड साउंड सुनाई दे देगा, तो ये दूसरा बीट हम बोल देंगे। तो एक बीट मतलब होता है मेन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन पे जाना और पुनः मीन पे आ जाना, उसको एक बीट बोल दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि मीन से एक मैक्सिमम पे गया फिर मीन पे आया, फिर दूसरे साइड में मैक्सिमम पे गया फिर मीन पे आया, इसको तो 1 कंप्लीट ओसिलेशन बोलते हैं। ये आधा ओसिलेशन में ही एक बीट बन जाता है। तो 1 राइज एंड 1 फॉल ऑफ इंटेंसिटी कंस्टिट्यूट 1 बीट। द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी होता है कि दोनों इंडिविजुअल वेव जो ऐड हुआ है साउंड वेव उसके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितने बार आपको लाउड साउंड सुनाई दिया, तो उसी को बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। इसका यूज कहाँ किया जाता है, बीट्स में बी यूज टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। मतलब एक का फ्रीक्वेंसी पता है तो दूसरे का निकालना होगा, और बीट फ्रीक्वेंसी दिया है तो निकाल सकते हैं। फिर व्हेन द प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज स्लाइटली लोडेड विथ वैक्स इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेज। हैवी कर दीजिएगा भारी कुछ उसमें ऐड करके तो उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगा ट्यूनिंग फॉर्क का। एंड व्हेन प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क फाइल्ड मतलब उसको छील के पतला कर दीजिएगा उसको, तो उसका मैंने मास कम कर दीजिएगा तो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। एक रेजोनेंस ट्यूब होता है, उस रेजोनेंस ट्यूब में क्या किया जाएगा पहले उसका आपको मैं फिगर दिखाता हूँ। देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, इसके बाजू में स्केल है ताकि पता कर लेंगे कितना मीटर खाली है, ऊपर खाली वाले से काम है। इसमें पाइप में पानी गया है तो इसको ऊपर स्लाइड करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ऊपर उठाएंगे तो पानी का लेवल नीचे ऊपर इसमें करेगा, तो जिससे कितना खाली जगह है पाइप में उसका लेंथ में वेरिएशन आएगा। तो उसमें एक बार पहली बार लाउड साउंड सुनेंगे, यानी कि ये क्लोज ऑर्गन पाइप वाला कहानी है कि फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने पे आया और दूसरी बार लाउड कब सुनाई देगा, और उन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हम 2 लेंथ निकाल लेंगे, L2 और पहली बार जब लाउड सुनाई देगा उसके लिए L1। पहला बार देखिए 1/4 बना था वेव का, तो λ/4 इक्वल टू L1 लिखा जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू इससे क्या आ जाएगा 4L1 आया, क्योंकि देखिए ऑर्गन पाइप में पहली बार ऐसा वाला वेव बना था तो ये λ/4 था ना, तो इससे लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 4L1 आया। और स्पीड क्या होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी 4L1 इंटू फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख देंगे तो स्पीड आ गया देखिए 4L1 इंटू फ्रीक्वेंसी। और ये 0.3D डायमीटर अगर पाइप का है तो एंड करेक्शन है, क्योंकि उतना बाहर चला जाता है लेंथ, तो 0.3D हो गया। फिर दूसरी बार भी मिलेगा कहीं
तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करने से ये एंड करेक्शन कैंसिल हो जाएगा 0.3 वाला टर्म, और 2 इंटू फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये वाला है, और L2 माइनस L1 मिल जाएगा। तो इससे स्पीड ऑफ साउंड हम पता कर पाएंगे। एंड करेक्शन का 2 फार्मूला लिखा है ये। एंड करेक्शन मैंने देखिए पाइप में ऐसे यहाँ तक वेव नहीं बनकर पाइप से थोड़ा बाहर भी निकल जाता है, तो कितना बाहर निकलता है उसी को या तो 0.3 डायमीटर लिखिए या L2 माइनस 3L1/2 लिख दीजिए। L2 मैंने दूसरी बार लाउड साउंड कितने पे सुनाई दिया था, कितना पानी खाली रखे थे, तो अब L1 मैंने पहली बार कितना पानी खाली रखे थे तब, तो उससे भी आप एंड करेक्शन वाला डिस्टेंस पता कर सकते हैं। फिर एक ऐसा रॉड है जिसका बीच में फिक्स कर दिए हैं आप, ऐसे बीच में इसको फिक्स कर दिए और तब इस रॉड को वाइब्रेट कराए, तो इस बार नोड यहाँ बनेगा और इधर एंटी नोड और इधर एंटी नोड बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन ऐसा होगा, इधर खूब वाइब्रेट करेगा इधर इधर और बीच में ऐसा नोड बन जाएगा। तो ये λ/4 मिलाकर λ/2 आ रहा है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस टर्म से दिया जाएगा V/2L से, क्योंकि टोटल लेंथ जो है ना रॉड का उसमें आधा लैम्डा तैयार हो चुका है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जा रहा है 2L, लैम्डा 2L हो गया। तो अभी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी यानी 2L इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया V/2L, तो देखिए V/2L हो गया। इस तरह से आप फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन सब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड कंसिस्ट ऑफ क्विक रेगुलर पेरियोडिक सक्सेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। मतलब कुल मिला के बात है कि जो म्यूजिकल साउंड होगा उसमें रेगुलर पैटर्न होगा। वेव का पैटर्न मतलब ऐसा नहीं होगा कभी ट्रायंगुलर बन गया, कभी स्क्वायर बन गया, कभी ऐसा नहीं बनेगा साइनोसाइडल, एक जैसा पैटर्न होगा पूरे साउंड में, तो बोलेंगे म्यूजिकल साउंड है। और नॉइज में क्या होगा, नॉइज कंसिस्ट ऑफ स्लो इरेगुलर, पहली बात तो इरेगुलर होगा उसमें, और नॉन पीरियोडिक भी होगा, हमेशा अलग अलग टाइम पे रिपीट करेगा, तो इस तरह के साउंड को नॉइज बोलेंगे। इंटेंसिटी, कोई भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अराउंड इट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो कोई भी एरिया कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, एज इधर साउंड आ रहा है तो इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है। तो कितना एनर्जी इस एरिया पे गिरा पर यूनिट एरिया और कितने समय में गिरा उस टाइम को डिवाइड कर देंगे, तो इसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिफाइन होगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड समझ गए। अब है ज़ीरो लेवल और 1000 ऑफ हियरिंग, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रेशोल्ड मतलब कम से कम हम लोगों को कितना इंटेंसिटी सुनाई देता है उसका कहानी है। तो द लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच कैन बी perceived by human ear is called threshold of hearing या zero level. For sound of frequency 1 kHz it is found that threshold of hearing is 10 to the power minus 12 watt per meter square। एनर्जी बाई टाइम को वाट लिख दिया और मीटर स्क्वायर था ही, तो 10 का पावर -12 इतना इंटेंसिटी होगा कम से कम, तब सुनाई देगा, इससे कम वाला सुनाई नहीं देगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में पिच है, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी और पिच में थोड़े डिफरेंस भी है। फ्लैटनेस और स्टिलनेस तो है, लेकिन ह्यूमन ईयर कितना रिस्पॉन्ड करता है उस बात पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल पिच हो गया। क्वालिटी ऑफ साउंड मतलब टिम्बर भी इसको बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड को पैटर्न इससे पता चलता है। और लाउडनेस मतलब इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो देख लीजिए क्वालिटी में क्या लिखा है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम पिच एंड सेम लाउडनेस। दोनों अगर सेम हो जाए तो वेव पैटर्न कि सर्कुलर है कि ट्रायंगुलर है कि स्क्वायर शेप का है, वो पैटर्न से क्वालिटी डिफर करता है। लाउडनेस मतलब द सेंसेशन ऑफ हियरिंग विच इनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। लाउडनेस मतलब क्या है, कोई मान लीजिए बहरा है तो उसको लाउड साउंड भी कितना भी एम्पलीट्यूड का बता दीजिए उसको 0 लगेगा। तो लाउडनेस मतलब ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड कितना कर रहा है वो डिपेंड करेगा। ये नहीं कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया तो लाउड ही हुआ, वो ह्यूमन ईयर का कितना रिस्पॉन्स कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा लाउडनेस।
लेकिन हाँ, अगर किसी को सुनाई दे रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से डेफिनेटली लाउडनेस भी बढ़ेगा, मतलब उसको ज़्यादा लाउड सुनाई देगा। लाउडनेस का भाई यूनिट बेल है। 1 बेल कितने को बोलते हैं? तो 10 का पावर 12 जो था ना इंटेंसिटी, उसका 10 गुना, कितना गुना? 10 गुना 10 का पावर 12 के, माने 10 का पावर -11 को हम बोलेंगे कि वो 1 बेल साउंड है। तो द लाउडनेस ऑफ साउंड आई इज़ गिवन बाय, आई इंटेंसिटी है तो उसका लाउडनेस क्या होगा? तो log बेस 10 लेकर और I/I0 फार्मूला लिखेंगे तो उससे लाउडनेस मिलेगा। ओके, जैसे आपका 10 का पावर -6 आपके पास है, और मिनिमम जो होता है 10 का पावर -12 यहाँ लिख दीजिए हैं। तो इसको log 10 ले लीजिए फिर, और उससे जो आएगा वो बताएगा आपको कि ये लाउडनेस कितना बेल का लाउडनेस है। इसको बोलते हैं वेबर फेचनर लॉ भी बोलते हैं इसको। और वो डेसीबेल, बेल पता हो गया तो डेसीबेल 1/10 बेल को 1 डेसीबेल भी बोलते हैं। रिवर्ब्रेशन मतलब होता है कि गूंजना साउंड को, माने एक बार जो हॉल में, बहुत बड़ा हॉल है उसमें एक बार चिल्लाते हैं तो कुछ थोड़े समय तक वो साउंड रह जाता है, तो जो रिफ्लेक्ट होके साउंड आ रहा है वो इको होने के लिए 0.1 सेकेंड के बाद होना चाहिए इको होने के लिए। अब 0.1 सेकेंड के पहले ही रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो वो आपको सेपरेटली नहीं सुनाई देगा, आपके ओरिजिनल साउंड में मिक्स हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल साउंड आप बोलना बंद करेंगे उसके थोड़ी देर बाद, कुछ तो समय लगेगा उसको रिफ्लेक्ट होके आने में, तो उतने समय तक सुनाई दे देगा, तो उसको रिवर्बरेशन टाइम बोलेंगे और इस फेनोमेना को रिवर्बरेशन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू सेबाइन लॉ, रिवर्बरेशन टाइम ऑफ अ हॉल इज़ गिवन बाय, तो एक हॉल अगर है और उसका रिवर्बरेशन टाइम कितना होगा, यानी कितने समय तक कोई बोलेंगे और चुप हो जाएंगे तो वो सुनाई देता रहेगा, उस टाइम का फॉर्मूला लिखा है 0.16 V, जहाँ V वॉल्यूम है हॉल का, और A1 A2 ये सब एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, और S1 S2 ये सब क्या है? सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल ये सब है। मतलब साउंड को एब्जॉर्व करने के लिए एब्जॉर्बर रूम में लगाया होगा कुछ वॉल पे, तो कितने एरिया का लगाया हुआ है, जैसे S1 एरिया का एक एब्जॉर्बर लगाया हुआ है, S2 का एक दूसरा लगाया हुआ है, तो ये सब क्या करेगा? रिफ्लेक्शन को रोकेगा, ठीक है, इतने एरिया वाला। तो फिर भी नहीं जो रुकेगा बच जाएगा, वो ये फार्मूला होगा T = इतने समय तक रिवर्बरेशन होता रह जाएगा। फिर नोट और टोन होता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और नोट होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि टोन हैज सिंगल फ्रीक्वेंसी और नोट हैज मिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज। तो अभी हम समझ गए कि नोट हो गया मिक्सचर और टोन हो गया सिंगल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 नोट्स इज कॉल्ड interval between them. 2 notes are said to be unison if their frequencies are equal. दो अलग अलग नोट को बोल रहा है कि सेम फ्रीक्वेंसी का हो गया तो यूनिसन बोलेंगे, और उसका रेशियो 1:1 आएगा, तो इंटरवल बिटवीन देम 1:1 हो जाएगा। सम अदर कॉमन इंटरवल फाउंड यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड, मतलब 1:2 में अगर बजाएंगे तो आपके पास 2 अलग अलग टोन है। टोन मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है ना, ठीक है, और नोट मतलब मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टोन अगर है तो 1:1 टोन है तो उसको यूनिसन बोलेंगे, और 1:2 है, एक का फ्रीक्वेंसी दूसरे के फ्रीक्वेंसी में 1 और 2 का रेशियो है तो ऑक्टेव बोलेंगे उसको, और मेजर टोन बोलेंगे 8:9 रहने पे, इससे अच्छा साउंड आता है, 2 एक साथ साउंड बजाया जाए जिसका रेशियो इस रेशियो में हो फ्रीक्वेंसी का, और माइनो टोन बोलते हैं 9:10, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। द इंटरवल बिटवीन एनी 2 नोट्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वेरियस इंटरवेनिंग इंटरवल, मतलब बीच में वेरिएशन भी आप कर सकते हैं, जैसे एक का फ्रीक्वेंसी 2, एक का 10 है
तो बीच में 3-7 का रेशियो लीजिए, 4-5 का रेशियो लीजिए, ऐसे अलग अलग रेशियो मिलाकर और अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग 2 साउंड को मिक्स करके। ये जो इंडिया में हारमोनियम होता है उसमें सा जो साउंड रहता है उसका फ्रीक्वेंसी इतना रहता है, रे का फ्रीक्वेंसी इतना रहता है, गा मा पा धा नी सा ऐसे लिखा हुआ है, इतने इतने फ्रीक्वेंसी का होता है ये, ठीक है। तो ये सा और रे के बीच का कितना आता है, 9:8 रहना चाहिए रेशियो, और रे और गा के बीच अगर 10:9 का रेशियो है दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच, तब जाकर उससे अच्छा साउंड आता है, सॉन्ग का अच्छा साउंड आएगा, उससे म्यूजिक जो भी बजेगा। फिर वैसे ही रे और गा, इन दोनों के बीच रे का फ्रीक्वेंसी इतना, गा का इतना, तो इन दोनों का रेशियो 10:9 अगर है तो अच्छा साउंड ये प्रोड्यूस करता है। तो ये था वेव चैप्टर, लास्ट चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर लास्ट था ये। इसमें जितने भी डेफिनेशंस, जितने भी थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फार्मूला मैंने बताए वो सब एकदम ध्यान में रखना है। इतना सब कंप्लीट करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख पाएंगे। ओके, तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।